I'm a host from EG Education Zone. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th की ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को कवर करने वाले हैं. फ्रेंड्स, जैसा कि चैप्टर का नाम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट सजेस्ट करता है, रिसोर्स और डेवलपमेंट में एक बहुत ही डीप रिलेशनशिप है. एक्चुअली रिसोर्स इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर डेवलपमेंट, यानी रिसोर्सेज के बगैर डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है. फ्रेंड्स, इस चैप्टर में बेसिकली 5 टॉपिक्स हैं. पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तीसरा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, चौथा प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज और रिसोर्स प्लानिंग, और फिफ्थ ऊपर दिए गए हेडिंग्स के बेसिस पर इंडिया की लैंड रिसोर्सेज की डिटेल्ड स्टडी. लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम केवल पहले 4 टॉपिक्स को ही कवर करने जा रहे हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. फ्रेंड्स, रिसोर्सेज की डेफिनेशन की जहां तक बात है, तो रिसोर्सेज जो भी एवरीथिंग, यानी जो कुछ भी अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट में और जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, अगर वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, यानी हमारे पास उसे एक्सेस करने की टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिकली फिजिबल है, अगर हमारे लिए वो इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, तो हम उसे एक रिसोर्स का नाम दे सकते हैं. रिसोर्सेज, जैसा कि लोग सोचते हैं, दे आर नॉट फ्री गिफ्ट्स ऑफ द नेचर. दे आर इनफैक्ट फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. एंड रिसोर्सेज ह्यूमन एक्टिविटीज के फंक्शंस हैं, उनके रिजल्ट्स हैं, उनके फ्रूट्स हैं. ये ह्यूमंस हैं जो के अवेलेबल मटेरियल को रिसोर्सेज में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, चेंज कर देते हैं. फ्रेंड्स, ये रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन है. क्लासिफिकेशन का मतलब होता है चीजों को उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करना, डिवाइड करना. तो हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर रहे हैं. इनिशियली हम रिसोर्सेज को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब पीपल. तो ह्यूमन रिसोर्सेज को फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, यानी पॉपुलेशन की क्वांटिटी कितनी है, कितनी पॉपुलेशन है, व्हाट इज द नंबर, और दूसरा क्वालिटी क्या है. क्वालिटी का मतलब पॉपुलेशन की हेल्थ, उसकी एजुकेशन, उसकी स्किल्स एंड ट्रेनिंग. ह्यूमन रिसोर्सेज का दूसरा ग्रुप है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, जिनमें कि ह्यूमंस अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे मैरिज, सोसाइटी, स्कूल्स, कॉलेजेस. कमिंग बैक टू नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है आगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. फ्रेंड्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो यूज के बाद कुछ पीरियड के बाद में ही अपने आप को रिप्लेनिश कर लेते हैं, दोबारा यूज के लिए अवेलेबल होती हैं. जैसे एग्जांपल्स के लिए विंड और वाटर. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं कि जो एक बार यूज होने के बाद में फिर दोबारा यूज के लायक नहीं रहती. एग्जांपल्स हैं मेटल और फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स का मतलब कोल एंड पेट्रोलियम. अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज, इसका मतलब वो रिसोर्सेज जिनके बने हुए आइटम्स और प्रोडक्ट्स टूट फूटने के बाद में उनका जो स्क्रैप है, जो बचा हुआ मटेरियल है, फिर से रिसाइकल हो सके, दोबारा नए टूल्स और प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज हो जाता है. एग्जाम्पल के लिए आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर जैसे मेटल्स. नॉन रिसाइकलेबल का मतलब है जो एक बार यूज होने के बाद में उसका बचा हुआ मटेरियल भी किसी काम का नहीं होता और वो एक ही बार यूज हो सकता है, उसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता. जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, कोल एंड पेट्रोलियम जलने के बाद कुछ नहीं बचता, जो बचता है वो भी यूजलेस है. वापस आते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए. इनको फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, कंटिन्यूअस और फ्लोइंग रिसोर्सेज, जो कंटिन्यूअसली साइकिल में होती हैं और जो फ्लो करती रहती है, जैसे विंड एंड वाटर. दूसरा है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज जो लिविंग बीइंग से रिलेट करती हैं. इनको फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल वेजिटेशन यानी फॉरेस्ट, और दूसरा उसमें रहने वाले एनिमल्स एंड बर्ड्स यानी वाइल्ड लाइफ. फ्रेंड्स, किसी भी क्लासिफिकेशन का एक बेसिस होता है जिसके ऊपर हम उसे क्लासिफाई करते हैं. इसी तरह से रिसोर्स
क्लासिफिकेशन के भी चार बेसिस हैं। पहला है बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी रिसोर्स कहाँ से ओरिजिन इसका हुआ, कहाँ से मिली है, किस सोर्स से मिली है। दूसरा है बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, यानी ये रिसोर्स एडजस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी या नहीं होगी। तीसरा है बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी इस रिसोर्स का ओनर कौन है। चौथा है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी ये रिसोर्स डेवलपमेंट के किस स्टेज पर है। फ्रेंड्स, डिटेल में बेसिस ऑफ ओरिजिन को फिर से दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, बायोटिक रिसोर्स और अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स का मतलब है जो रिसोर्सेस लिविंग बीइंग से मिलती हैं, जैसे स्किन, हाइट, प्लांट फूड, एनिमल फूड। अबायोटिक रिसोर्सेस का मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलती हैं, यानी फिजिकल एनवायरनमेंट से। एग्जाम्पल के लिए रॉक्स, मेटल्स एंड मिनरल्स। बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी में भी रिसोर्सेज को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी जो रिसोर्स यूज होने के शॉर्ट पीरियड के बाद ही रिप्लेनिश होकर फिर से यूज के लिए अवेलेबल होती हैं। इसका मतलब वो कभी खत्म नहीं होंगी, रिन्यू होती चली जाएंगी, उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं सन, विंड एंड वाटर। दूसरी हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी जो केवल एक बार यूज हो सकती हैं, फिर से वो यूज के लिए नहीं रहती, इनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल एंड पेट्रोलियम। ओनरशिप के बेसिस पर हम रिसोर्सेज को दो तरह से डिवाइड करते हैं। पहला डिवीजन है इंडिविजुअल रिसोर्सेज एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज का मतलब जो रिसोर्सेज जिनको इंडिविजुअल्स यानी लोग प्राइवेटली ओन करते हैं, जैसे एक हाउस, लैंड प्लॉट, कार, बाइक, मोटर बाइक। दूसरा है कम्युनिटी रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, यानी वो रिसोर्सेज जो कोई कम्युनिटी जैसे कि विलेज कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी ओन करती है, उन्हें हम कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पब्लिक पार्क्स, पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स, चर्चेज एंड टेम्पल्स। ओनरशिप के बेसिस पर रिसोर्सेज को दूसरी तरह से हम नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज में डिवाइड करते हैं। तो पहले आती है नेशनल रिसोर्सेज। फ्रेंड्स, किसी भी कंट्री के लैंड एरिया, उसके टेरिटोरियल वाटर्स और उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो भी रिसोर्स हैं, एग्जाम्पल के लिए लैंड, फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड वाटर रिसोर्सेज, उन सभी को उस नेशन की नेशनल रिसोर्स में इंक्लूड करते हैं। बात आती है टेरिटोरियल वाटर्स की, तो जो लाइन, ये रेड लाइन आप कोस्ट लाइन के साथ साथ देख रहे हैं, तो कोस्ट लाइन के साथ साथ में वाटर्स का एरिया, वाटर का वो एरिया जो कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है, उसे हम टेरिटोरियल वाटर्स कहते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब कोस्ट लाइन के साथ साथ में वाटर्स का वो एरिया जो कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है, उसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, जो कि ब्लू लाइन से इंडिकेट किया गया है। अब ब्लू लाइन की ये जो क्लोज फिगर है, ये हमारे आइलैंड्स अंडमान एंड निकोबार का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। फ्रेंड्स, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर हम रिसोर्सेज को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं: पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक और रिजर्व। पोटेंशियल रिसोर्सेज यानी वो रिसोर्सेज जो किसी रीजन में मिलती हैं लेकिन अभी तक यूटिलाइज नहीं हो पाई हैं। एग्जाम्पल के लिए राजस्थान और गुजरात में विंड और सोलर एनर्जी को डेवलप करने का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन अभी तक ये प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई हैं। दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जिनको सर्वे कर लिया गया है, जिनकी मैपिंग हो गई है, क्वालिटी और क्वांटिटी आइडेंटिटी मतलब जो है डिटरमाइन कर ली गई है, मेजर कर ली गई है, और वो यूटिलाइजेशन के लिए रेडी हैं, उन्हें हम डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं। रिसोर्सेज का डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी और उनकी फिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। स्टॉक, वो इन्वायरमेंट में वो मटेरियल्स जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने का पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन उनको अभी तक इसलिए यूज नहीं किया जा सका कि उनके लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है।
एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक्सीलेंट फ्यूल्स हैं, लेकिन हमारे पास इनको एक्सप्लॉइट करने और यूज करने की टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, इसलिए हम इन्हें यूज नहीं कर सकते। रिजर्व, जैसा का नाम सजेस्ट करता है, रिजर्व रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो फ्यूचर के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। ये स्टॉक्स का सबसेट है, यानी ये स्टॉक्स का एक पार्ट है, और अभी जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है एग्जिस्ट करती है, उसकी हेल्प से इन्हें एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, लेकिन इनका यूज स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि हम इन्हें फ्यूचर के रिक्वायरमेंट के लिए रिजर्व रखना चाहते हैं। रिवर वाटर, वाटर इन डैम्स और फॉरेस्ट इसके एग्जाम्पल्स हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस, फ्रेंड्स, रिसोर्सेस के इनडिस्क्रिमिनेट यूज की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, जैसे डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस फॉर द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ लोगों की ग्रीड ने रिसोर्सेस को इतना आधाधुंध इंडिस्क्रिमिनेटली यूज किया है कि उनके डिप्लीट होने का, उनके खत्म हो जाने का खतरा पैदा हो गया है। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन फ्यू हैंड्स, जो वर्ल्ड की रिसोर्सेज हैं वो कुछ ही हैंड्स में एक्यूमुलेट हो गई हैं, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन में रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, रिसोर्सेज के अंधाधुंध यूज ने, इंडिस्क्रिमिनेट यूज ने ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस को क्रिएट कर दिया है। एग्जाम्पल के लिए ग्लोबल वार्मिंग, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के लिए इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज ही रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट पॉइंट, लाइफ को सस्टेन करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सस्टेन करने के लिए रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जरूरी है, जो कि इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज की वजह से खतरे में पड़ गई है। फ्रेंड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम डेवलपमेंट इस तरह से करें कि प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर का ख्याल भी रखें, यानी यूजिंग दी रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट in such a way that the ability of future generations to use the resources is not compromised is called sustainable development. Sustainable development के बारे में सबसे जो important effort थी वो 1992 में रियो डे जेनेरियो ब्राजील के अंदर एक अर्थ समिट में के रूप में हुई थी। अर्थ समिट में वर्ल्ड लीडर्स ने एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया था, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि वर्ल्ड के सभी कंट्रीज म्यूचुअल बेनिफिट के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉडल को क्रिएट करने के लिए कोऑपरेट करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, फ्रेंड्स, बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है। रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। रिसोर्स प्लानिंग को हम लोग स्ट्रेटेजी ऑफ जुडिशियस यूज मानते हैं, यानी अगर हम प्लान करके रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो फिर उनका इनडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं होगा। दूसरा, डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज की वर्ल्ड में इनॉर्मस डाइवर्सिटी है, कहीं पर कोई रिसोर्स है, कहीं पर कोई रिसोर्स है, सब जगह में सारी रिसोर्सेज नहीं है। दूसरा, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द ग्लोब, यानी पूरे वर्ल्ड में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्विटेबल है। कोई रीजन किसी रिसोर्स में रिच है तो दूसरा रीजन दूसरी रिसोर्सेज में रिच है, और दूसरे रीजन उन रिसोर्सेज में पुअर है। तो डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज और इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के सॉल्यूशन के लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है, जिससे कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन को उनकी नीड्स के हिसाब से रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। लाइफ को सस्टेन करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है, और डेवलपमेंट को सस्टेन करने के लिए रिसोर्स की अवेलेबिलिटी की। तो अगर हम प्लान्ड वे में रिसोर्सेज को यूज करेंगे तभी हम रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए अवेलेबल रख पाएंगे। दूसरा, टू प्रिवेंट इकोलॉजिकल क्राइसिस, जो इंडिस्क्रिमिनेट यूज है रिसोर्सेज का, उसने इकोलॉजिकल क्राइसिस जैसे ग्लोबल वार्मिंग, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और उनसे रिलेटेड डिसीजेस को क्रिएट कर दिया है। अगर हमें इसे प्रिवेंट करना है, रोकना है,
तो हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग को 3 स्टेप्स में किया जाता है। पहला स्टेप है इसका आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी, दूसरा क्रिएटिंग प्लानिंग स्ट्रक्चर, तीसरा मैचिंग ऑफ प्लान्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन इन्वेंटरी का मतलब है रिसोर्सेज को सर्वे किया जाए, उन्हें मैप किया जाए, उनकी क्वालिटी या क्वांटिटी को मेजर किया जाए, डिटरमाइन किया जाए, उनकी इन्वेंटरीज प्रिपेयर की जाए। फिर इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी, स्किल्स और इंस्टीट्यूशनल सेटअप को प्लान किया जाए, इन स्ट्रक्चर्स को क्रिएट किया जाए। जो लास्ट स्टेप है वो है कि हम रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ में मैच करें, जिससे कि डेवलपमेंट प्लान्स के अंदर यूनिफॉर्मिटी हो और कोऑर्डिनेशन हो। रिसोर्स डेवलपमेंट, रिसोर्स प्लानिंग के साथ रिसोर्स कंजर्वेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडियन सोसाइटी रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए पहले से ही कॉन्शियस रही है। हमारे एंशिएंट टैक्स रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज करने की बात कहते हैं और किसी भी तरह की ग्रीड के खिलाफ हैं। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। महात्मा गांधी का मतलब था कि अगर जरूरतें पूरी करनी है तो सभी के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेस हैं, लेकिन किसी की ग्रीड को, लालच को पूरा नहीं किया जा सकता। इंटरनेशनली भी रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में कई एफर्ट्स हुए हैं। सबसे पहला एफर्ट 1916 में क्लब ऑफ रोम के रूप में हुआ था, जहां पे फॉर द फर्स्ट टाइम रिसोर्स कंजर्वेशन को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में टेकअप किया गया। रिसोर्स कंजर्वेशन के ऊपर 2 बुक्स भी लिखी जा चुकी हैं, स्मॉल इज ब्यूटिफुल, जो गांधीयन आइडियल से इंस्पायर होके मिस्टर शूमेकर ने लिखी है। दूसरा है आवर कॉमन फ्यूचर। ये रिपोर्ट इनफैक्ट बर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 का जिस्ट है। बर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट जो 1987 में पब्लिश हुई थी, उसने पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एफर्ट जो रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए हुई थी वो 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई अर्थ समिट है। यहाँ पर वर्ल्ड लीडर्स ने एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया, जिसमें उन्होंने प्लेज किया कि वर्ल्ड के सभी कंट्रीज म्यूचुअल बेनिफिट के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉडल को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे। इसके साथ ही हम ये वीडियो खत्म करते हैं। चैप्टर का बचा हुआ पार्ट लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया अगले इसी नाम के वीडियो में कवर किया जाएगा। फ्रेंड्स, चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी गई हैं। इन लिंक्स को यूज करके आप क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर टॉपिक समझ में आया हो, वीडियो सही लगा हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।